अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को जवाब देते हुए इंसाफ लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़ियादत को डर ये है कि अस्करी क़ुव्वतें उनसे कंट्रोल नहीं की जाती। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो एक सीनियर नवाज़ लीग के रहनुमा साहब का मुवाजना था मियां नवाज़ शरीफ साहब और साबिक ईरानी लीडर इमाम ख़ोमेनी के बीच, वो भी बहुत ज़्यादा नामुनासिब था क्योंकि ख़ोमेनी साहब पे कोई फ़ाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ामात नहीं थे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अहद किया कि कोई NRO नहीं दिया जाएगा और कि ये सब के सब बेरोज़गार सियासतदान हैं। जबकि दूसरी जानिब मियां नवाज़ शरीफ साहब ने एक बार फिर लंदन वीडियो लिंक के ज़रिए फरमाया कि उनका मुकाबला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नहीं बल्कि उन क़ुव्वतों से है जो कि इमरान खान को लाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस तरह चल नहीं सकता और कि सब इस तरह बग़ैर आइन की बालादस्ती के अपना मुस्तकबिल नहीं देख सकते पाकिस्तान के शहरी। इन सब अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज़रा हटके के मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी साहब और साथ में सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर कॉलम नगार ज़ैगम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना हमें वक्त देने का। मुबशर साहब, अगर आपसे आगाज़ करें जनाब, अव्वल तो क्या कुछ इसमें नया है जब खान साहब कहते हैं कि जी अगर इस तरह की अस्करी क़ुव्वत ना होती तो हमारा हाल लिबिया वाला, शाम वाला, यमन वाला हो जाता और आप एक बैन-अल-अक़वामी एजेंडा पर खेल रहे हैं, हिंदुस्तान के एजेंडा के हाथों में खेल रहे हैं। किस तरह देखते हैं मुबशर साहब? सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा असद कि हमें जिस अस्करी शख्सियत की नाम लेने की इजाज़त है टीवी पर, वो प्रोफेसर हसन अस्करी हैं। तो लिहाजा वो तो एकेडमिक हैं, तो आपने सवाल पॉलिटिकल किया है। देखिए, बात यह है कि जो खान साहब कर रहे हैं, खान साहब भी अंडर प्रेशर तो हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी मईशत है वो नहीं संभल पा रही और अशियाए ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो भी दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। साथ ही साथ अपोजिशन की भी जो ये अलायंस है, ये शायद पहले से मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें ज़्यादा उनके पास मौक़े हैं। जो पिछला फजलुर रहमान साहब का धरना था उससे ज़्यादा, क्योंकि अब आवाम के अंदर बेचैनी भी है। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात है कि शायद अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुलकर आ गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, तो वो भी एक फैक्टर है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो रही है, जिससे जाहिर है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा, जिससे मईशत को मजीद नुकसान पहुंचेगा और जब मईशत ऊपर नहीं जाएगी तो जाहिर है बेचैनी मजीद बढ़ेगी। तो इस सारी सूरत हाल में सारी जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें अपोजिशन है और हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई हैं और देखना यह है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग अभी सिचुएशन आएगी जहां तक ये सिलसिला जाएगा और जब जलसों का सिलसिला शुरू होगा तब भी जो है वो खासा हलचल मचेगी। ये कहना अभी कबल वक्त है कि इस्तीफे आएंगे नहीं आएंगे, जिसका बहुत कम चांस है कि इस्तीफे आएंगे। अच्छा, मैं ज़रा इस्तीफ़ों के पॉइंट पे भी आना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी था इसके मुतालिक। ज़ैगम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं जो मुबशर साहब ने कि एक दिलचस्प सूरत हाल होने को जा रही है, लेकिन उसके शाना बशाना जनाब अभी भी पाकिस्तान शदीद मुकाबला कर रहा है कोविड-19 के ख़िलाफ़, कोरोना वायरस से। और जो कुछ भी हुआ आपने देखा कि इन केसेस की तस्दीक कम से कम होती गई। अभी भी द ज्यूरी इज़ आउट के इसके असल वजूहात क्या हैं, लेकिन उसको देखते हुए ज़ैगम साहब, क्या ये एक ज़िम्मेदाराना किस्म का रवैया होगा अगर मुल्क भर में इस तरह के बड़े बड़े जुलूस होना शुरू हो जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को आप बिल्कुल ही उस पर पानी फेर दें? एक तो जो मुबशर साहब ने कहा दिलचस्प हालात का,
तो मेरा ख्याल है उनके जहन में ज़रूर वो चाइनीज़ बद्दुआ होगी जो चीनी बद्दुआ देते हुए कहते हैं कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, कि आप जो है वो दिलचस्प वाक़या, दिलचस्प हालात में ज़िंदा रहें। तो पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती या बदकिस्मती है कि हम 70 साल से दिलचस्प हालात में ही ज़िंदा हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका इल्ज़ाम अपोजिशन को देना तो बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी होगी। ये 2014 के धरने से जो सियासी अदम इस्तेकाम शुरू हुआ, और चलिए अपोजिशन लीडर कर लिया करते हैं, हुकूमत के आने के बाद तो हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए थी, पीटीआई की कोशिश होनी चाहिए थी कि वो किसी तरह का अदम इस्तेकाम ना होने दे ताकि वो सुकून से हुकूमत कर सके। लेकिन उन्होंने सुकून की तलाश की एक मुख्तलिफ किस्म की खामोशी में, जिसमें अपोजिशन बिल्कुल उसकी आवाज़ दब के रह जाए। और शायद उसका खौफ जो था उसके पीछे वही माशी हालात थे, और वो डर रहे थे कि अवाम की नाराज़गी को अपोजिशन इस्तेमाल ना करे, और बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करती, उन्होंने तमाम तर जो ज़ोर है और जो तमाम तर एनर्जीज़ हैं वो अपोजिशन को खामोश रखने पर इस्तेमाल की। अब ज़ाहिर है अपोजिशन इस वक्त दीवार से लग चुकी है, इस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई तरीक़ा कार नहीं है कि वो कम अज़ कम डेमोक्रेटिकली वापस हिट बैक करे और जो उसने स्पेस लूज़ की है उसको हासिल करने की कोशिश करे। क्योंकि पिछले 2 साल में तो अपोजिशन ने पूरी तरह से हुकूमत के साथ ताउन करने की कोशिश की। आपने देखा कि पिछला जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना था, उसमें इन दोनों बड़ी पार्टियों ने मौलाना साहब से बड़े वादे किए थे। देखिए, फ़ौज मौलाना की थी, यलगार मौलाना की थी, लेकिन इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कहा था कि हमारे लश्कर भी आपके साथ होंगे। लेकिन ऐन मौके पर उनके लश्कर गायब हो गए, वो सिर्फ तकरीरें करके चले गए। बिलावल साहब ने तो कहा मेरा मौलवियों से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने जो शानदार जानदार खिताब किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक नौकरी के लिए जैसे सीवी पेश कर रहे हों वो की थी, और मौलाना को किसी हद तक मायूस किया था। शायद उस वक्त उनको अच्छी तरह समझ नहीं आई थी, शायद वो समझ रहे थे कोई स्पेस निकल आएगी, लेकिन अब उनको मालूम हो गया कि हालात कितने मुश्किल हैं। देखिए, जहां तक कोविड का ताल्लुक है, जी बिल्कुल, कोविड जनाब, जी 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 देखिए, जहां तक कोविड का ताल्लुक है वो एक कंसर्न है, वो होनी चाहिए, और हम सबको उनसे ये तवक्को रखनी चाहिए और ये डिमांड करनी चाहिए कि वो जब इस तरह के कोई जलसे करते हैं तो कुछ न कुछ एहतियात करें। लेकिन इंटरनेशनल डेटा जो आपको बता रहा है कि ओपन एयर में होने वाले जो बड़े बड़े भी इवेंट्स थे वो आज अभी तक कोई फैलाव का सबब नहीं बने। जो इंडोर इवेंट्स थे वो छोटे भी थे तो वहां से कोरोना का फैलाव हुआ है। तो समहाउ अभी तक स्टडीज यही बता रही हैं कि ओपन एयर एनवायरनमेंट में होने वाले क्राउड्स बहुत ज्यादा खतरे का बायस नहीं बनते, लेकिन फिर भी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ स्पेस रखेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट जज की कॉन्फर्मेशन की बात हो रही है अमेरिका में, तो वहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंडिडेट को सामने किया, एमी कोनी बैरेट को, तो वहाँ से ही फिर कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया, और वो शायद ओपन एयर में ही था। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इधर जो भी आपने समाजी फासला का प्लान करना है और इतने बड़े और भरे जलसे में आप किस तरह करेंगे, दैट इज़ समथिंग दैट रियली रिमेन्स टू बी कंसिडर्ड। मुबशर साहब, जिस बात पे आपने अपना जवाब छोड़ा था जनाब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सब इस्तीफ़े दे देंगे जब ये तहरीक अपने एक मोमेंटम बना सके, और जब वो पीक करना शुरू हो जाएगी तो सब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि अभी शायद उसके इम्कानात नहीं है। क्या अगले साल इस तरह की कोई चीज़ नजर आएगी हमें जनाब? देखें, ये इट इज सब्जेक्ट टू, उन्होंने कहा जब मोमेंटम पकड़ लेगी। हेलो जी जी, आई कैन हेयर यू। जी मुबशर साहब। ओह सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ख्वाजा साहब ने भी कहा है कि जब तहरीक हमारी जोर पकड़ लेगी तो वो इस्तीफा जो है वो आखिरी ऑप्शन होगा, और अगर तो इनकी तहरीक जोर पकड़ गई तो शायद इस्तीफों की नौबत ही ना आए। क्योंकि गुज़िश्ता हमने जब उसमें देखा था इमरान खान के दौर में, उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए थे फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा अपोजिशन को भी इस बात का पता है, हालांकि अपोजिशन की तादाद तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता अपोजिशन के मुकाबले में खासी ज्यादा है, मगर उनको भी पता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो बिल्कुल एक आखिरी ऑप्शन है, उसके बाद उनके पास कोई कार्ड रह नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो इस्तीफे की बात है वो
सब्जेक्ट टू है कि अगर वो मोमेंटम गेन कर पाए, मेरे ख्याल में तो जो पहला जलसा रीस्केड्यूल हुआ है कोयटा से गुजरांवाला, वो अपोजिशन की तरफ से मेरे ख्याल में तो एक गलती है, क्योंकि अगर वो वहां करते कोयटा में तो खासा न सिर्फ पुरअसर होता, बल्कि जो बलूचिस्तान के हवाले से लोगों की महरूमियां हैं वो भी लोगों के सामने आती। मेरे ख्याल में इसमें जो कुछ बात हुई होगी और रिकंसिडरेशन हुई है, तो फिर अब ऐसा लगता है कि बैटल इज ओनली फॉर पंजाब फॉर नाउ, कि बैटल जो मेन जंग है वो पंजाब के दरमियान है और पंजाब के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही इसको लड़ेंगे। ज़ैगम साहब, आपने अदम इस्तेकाम की बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा कि जी इस्तीफ़े दे देंगे, और मुबशर ज़ैदी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये आपका आखिरी पत्ता रह जाएगा, लेकिन क्या उससे एक तो इंस्टेबिलिटी का आपने ख़ुद तो जिक्र किया, लेकिन साथ में ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कि हम देखेंगे कि अगर सब मुस्ताफ़ी हो गए तो उसके बाद ये सेनेट के इंतखाबात किस तरह कराएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को जनाब जोड़ना चाहिए, और अगर आप कह रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो क्या इससे जो सियासी निज़ाम है वो मज़ीद डिरेल नहीं हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो इस बात को गुफ्तगू में क्यों ला रही है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना जो है डजंट मेक एनी पॉलिटिकल सेंस एट ऑल। और बिल्कुल मुबशिर साहब ने ठीक कहा, उस वक्त पीटीआई के सिर्फ 32 मेंबर थे। 32 बहुत कम होते हैं अगर आप इस वक्त की अपोजिशन के हवाले से देखें, और वो इस्तीफ़ा देकर पिछली गली से वापस आ गए थे। उसका मवाजना आप इस वक्त की अपोजिशन से कीजिए जिसके 170 के करीब मेंबर हैं, और हुकूमत को गिराने के लिए उनको सिर्फ 10 मेंबर चाहिए। इतनी तकड़ी अपोजिशन क्यों मैदान खाली छोड़कर निकलेगी कि पीटीआई इंतखाबात कराकर वहाँ 2/3 मेजॉरिटी लेने की कोशिश करे और आइन साजी का अख्तियार भी हासिल कर ले? क्या उनके सामने नहीं है कि बांग्लादेश में जो बेगम खालिदा जिया हैं वो जब असम्बली से बाहर रह गई और उन्होंने बाइकाट करने का फैसला किया तो उसका क्या नतीजा निकला? पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 1985 के बाद से असम्बली को खाली नहीं छोड़ा, क्योंकि असम्बली को खाली छोड़ना उस वक्त भी खतरनाक होता है जब आपके पास बहुत थोड़े से मेंबर हों। और इतनी तकड़ी अपोजिशन जो असम्बली के अंदर भी हुकूमत को कम से कम थ्योरेटिकली उल्टाने की सलाहियत रखती हो, वो असम्बली को क्यों छोड़ेगी? वो तो उसी वक्त हो सकता है कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट में, जब कोई आयोटा ऑफ डाउट ही ना रह जाए कि अब हुकूमत के गिरने का वक्त आ गया है, तो एक आखिरी जो वार है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको इस वक्त शायद वो सिर्फ एक थ्रेट बनाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से तमाम गुफ्तगू उन बातों से हट रही है जिन पर अपोजिशन को बात इस वक्त करनी चाहिए। और अपोजिशन खामखा अपने ऊपर दबाव इस बात का बढ़ा रही है कि आप इस्तीफा दें असेंबलियों से। अपोजिशन असेंबलियों से बिल्कुल इस्तीफा नहीं देगी, आप ये मेरी बात याद रखिए, और ये चलती रहेगा मामला इस तरह। चलें ज़ैगम साहब, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह की प्रेडिक्शन करता है, फिर वो टिपिकल करंट अफेयर्स सर्किट स्टाइल हम फिर 6-7 माह बाद चलाते हैं कि जी हमारे मेहमान ज़ैगम साहब ने ये कह दिया था तब कि ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सो लेट्स होप फॉर द सेक ऑफ दिस शो आपकी जो बात है वो देखिए, इट डजंट मेक एनी स्ट्रेटेजिक सेंस नासर साहब, इट्स वेरी क्लियर। आप हिस्ट्री को देखिए, पाकिस्तान की एग्जांपल्स, रीजन की एग्जांपल, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। इसलिए मैं सियासी उसका सेंस बनता नहीं है। मुबशिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चाहने वालों का ये कहना है कि एक नजरियाती कट ऑफ पॉइंट आ गया है। बेशक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पुराने किस्से सुनाएं 80 के दहाई के, गवर्नर जिलानी साहब के, बट दिस इज़ अ न्यू डे। सर, अगर आप पिछले दौर को देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अस्करी अदालतों को होना चाहिए, फिर एक बहुत बड़ा इशू हो गया जो कि शायद एक निजी पेपर से एक ताल्लुक़ रखता था, एक स्टोरी के हवाले से, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग फिर कुर्बान हुए, जिनमें खसूसी मुआवन फ़ॉरेन अफेयर्स थे, PRO साहब थे, वज़ीर इत्तलात भी थे। तो क्या ऐसा है, ऐसा ही वाज़ेह होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों को अब तरजीह देनी चाहिए, कि सोच में तब्दीली एक ऐसी आई है जो कि शायद नताइज में भी नज़र आएगा, इट विल ट्रांसलेट इनटू रियल लाइफ?
देखिए, जैसे जैगम ने भी कहा कि जब आप बिल्कुल किसी को दीवार से लगा देंगे ना तो वो रिटेलिएट करेगा। अब हुआ ये कि 2 साल जो है मुस्लिम लीग नून को एस्टैब्लिशमेंट ने लारे लप्पे दे करके कि अच्छा हम कुछ करते हैं, ये कर लेंगे, उधर कर देंगे। जब मार्च में गए थे शहबाज शरीफ साहब लंदन, तो वो यहाँ से एस्टैब्लिशमेंट की ऑफर लेकर के गए थे कि ठीक है, हम पंजाब में तब्दीली लाने पे तैयार हैं और सेंटर में भी गोइंग फॉरवर्ड शाह महमूद कुरैशी पीएम बन जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनको किसने ये बात कही, मगर शहबाज शरीफ साहब एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, तो लिहाजा इट्स इन पब्लिक नॉलेज। तो उस वक्त तक मियाँ साहब भी चुप रहे और मियाँ साहब को भिजवाने का सारा मामला खुद बजाते खुद जो है खासा शॉडी है कि किस तरह गए, फिर वो चुप क्यों रहे, मरियम क्यों चुप रही। तो मेरे ख्याल में जो मुफाहिमत का टाइम था वो गुजर गया। अब जो है रिटेलिएशन का टाइम है और शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास इस वक्त मियाँ साहब को कुछ भी देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें बैकस्टैप किया है, उन्हें धोखा दिया है और जो भी वादे उन्होंने किए वो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पे आकर के खेल रहे हैं और उनको भी ये बात पता है कि इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं, चाहे वो मईशत में हो, चाहे वो गवर्नेंस में हो, वो इतनी आया हैं कि इस वक्त अगर वो पुश करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को उस तरह बचाने के लिए सामने शायद ना आए जिस तरह आज से कोई 6 महीने साल पहले आती। तो उनको वो जाहिर है बहुत जीरक सियासतदान हैं, कब से कर रहे हैं, कितने आर्मी चीफ उन्होंने भुगता दिए हैं और कितने अपने पाँव पे वो कितनी दफा कुल्हाड़ी मार चुके हैं, तो उनको ये गेम्स पता है कि क्या होती हैं। जब हाई रिस्क गेम वो खेलते रहे हैं तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जनाब इस दफा वो हाई रिस्क गेम नहीं खेलेंगे। नहीं, इस दफा वो स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। हर अपने दौर में आपने देखा कि वो स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि साबिक DGISI ने उन्हें कहा, पैगाम भिजवाया कि हुकूमत छोड़ दें, उन्होंने मना कर दिया। जी। उसके बाद DGISI को चेंज भी उन्होंने करवा दिया, रिजवान अख्तर को ले आए। तो मियाँ साहब नोज अब वो एस्टैब्लिशमेंट के भी माइंड को समझते हैं। उनका ये ख्याल है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट अब उस तरीके से इस हुकूमत के पीछे ना खड़ी हो अगर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा एक ज़ोरदार किस्म का पुश दे दिया, जो फिलहाल तो हमें नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा कोई पुश होगा, लेकिन फिर भी कम से कम ये ज़रूर लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो एक पावरफुल पंच ज़रूर मार देगी, जिसके बाद अगर चीज़ें 2-3 महीने में माशी तौर पर बेहतर नहीं होती तो हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के आपस के ताल्लुकात जो हैं उसमें भी रखना आ जाए, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है लामहला नवाज शरीफ को ही होगा और उनकी जमात को होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जैगम साहब, एक मुख्तसर सवाल जनाब और फिर उसके बाद वक्फे पे जाएंगे। जब बात की जाती है इखलाकी जुर्रत की, अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिक्र किया उस किस्से का, मुबशर साहब ने भी उसका हवाला दिया कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मैसेज किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे दें, और क्योंकि मेरी अपनी मॉरल स्ट्रेंथ है तो कोई ऐसा आदमी मुझे ये चीज़ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ना तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ और अगर मैं कर रहा होता तो हमारी एजेंसियाँ उसी वक्त मुझे पकड़ लेती और उसी वजह से फिर आप डिस्टेबलाइज होते हैं, अदम इस्तेहकाम देखने को मिलता है। तो जैगम साहब, इस बात में कितनी ज़्यादा हकीकत है सर? जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो आपके मुंतखब नुमाइंदों के लिए कितना अहम है? मैं पहले आपको एक लाइन में जवाब देता हूँ, अगर आप उसको काफ़ी नहीं समझते तो फिर मज़ीद फैला दूंगा, और उसका जवाब ये है कि नवाएं सोनिया। चलें, ये जैगम साहब बहुत ही मीनिंगफुल जवाब दिया, एंड लेट्स सी इफ पीपल रीड बिटवीन द लाइंस। बहुत बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया मुबशर साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। इस पर वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद कुछ कानून साजी के हवाले से बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में जो बेतहाशा तशवीशनाक वाक़या देखने को मिला। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़े की।
कुछ साल पहले हमने देखा कि सारा मुल्क हिल गया था ज़ैनब असॉल्ट केस के बाद, और हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदों ने कहा था कि कानून साजी के ज़रिए जो इस तरह बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाएं और ओवरऑल जो एक जेंडर वायलेंस का सिलसिला पाकिस्तान में चलता आ रहा है उस पर भी पाबंदियां लगाने के लिए, कुछ रुकावटें लगाने के लिए कानून साजी की अशद ज़रूरत थी। उस सिलसिले में हमने ज़ैनब अलर्ट बिल देखा। उसके बाद जब मोटरवे असॉल्ट केस सामने आया 9 सितंबर को, तो एक बार फिर ऐवान बाला में सेनेटर्स ने मुबाहिसा करते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ाएँ होनी चाहिए और उनकी भी फहरिस्त सामने रखी, लेकिन उस सिलसिले में शायद कानून साजी नहीं हो पाई। अब ये जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में एक और 2 साल की बच्ची को असॉल्ट किया, उसकी जान ले ली गई, और अब वही हमें एक बार फिर आउटरीच सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या इसके कोई तामीरी हल हैं, चाहे वो कानून साजी के हवाले से हों, समाज को ठीक करने के हवाले से हों, शऊर के हवाले से हों? उन सब अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज ज़रीन अब्बासी साहिबा, जो कि माहिर कानून हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जी, जब ज़ैनब अलर्ट बिल की बात हो रही थी कि इससे शायद एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज़्म हमें मिल जाएगा कि इस तरह के वाक़यात को कर्ब किया जाए, कम किया जाए, क्या वो हकीकत में ट्रांसलेट हो पाए? थैंक यू सो मच असद फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस सेंसिटिव इशू। हम प्रैक्टिशनर्स का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जब अदालतों के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस में अपेयर हो रहे होते हैं और एक प्रैक्टिकल एफर्ट करते हैं कि कोई चेंज लेकर आएँ और कोई इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं फॉर इरेडिकेशन ऑफ क्राइम, और जब बाहर निकल कर एक इंसिडेंट इस तरह का कोर्ट होता है तो वो हमारे लिए भी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। जो आपने पूछा मुझसे कि लेजिस्लेटिव मेजर, तो असद इशू ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी आपके पास बिल्स, लेजिस्लेशन सब कुछ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की इंतहा से ज़्यादा कमी है अभी। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि इतनी थ्रेटनिंग जगह पर हम सब आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ पर एज अ सोसाइटी, एज अ लॉयर, जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज़ मोर देन फ्रस्ट्रेटिंग टू नो कि ज़ैनब इंसिडेंट के बाद एक और ज़ैनब इंसिडेंट एंड इज अवेटिंग अनदर ज़ैनब इंसिडेंट। मतलब बात करते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट इज़ something terribly alarming. It means the institutional failure. It means जो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये कि जस्टिस इज नॉट बीइंग सर्व्ड। बेशक आपने एक जो है वो क्रिमिनल को उठाकर पहुंचा भी दिया उसके इख्तिताम तक, बट व्हाट एंड्स वी आर रिसीविंग, मतलब व्हाट आर वी रियली मेकिंग इट हैपन जो हम सारे चाह रहे हैं, क्या वो हो रहा है? दैट प्रैक्टिकली इज नॉट हैपनिंग। इशू ये है कि जो लेजिस्लेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब और इफेक्टिव मेजर्स डेटरेंस के लिए कब लिए जाएंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद थिंक टैंक को बहुत सीरियसली अब इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है कि कैसे जो है वो इसको प्रैक्टिकली डेटरेंस के तौर पर, कि ताकि आने वाले टाइम पर कभी कोई ज़ैनब इंसिडेंट रिपोर्ट ना हो, कभी कोई हमारा बच्चा, हमारा फ्यूचर, हमारी इस स्टेट के अंदर रहते हुए ये जो फ्यूरियस किस्म की फीलिंग्स पब्लिक के अंदर हैं, शायद एज अ पर्सन मैं भी उसको बहुत कंपोज नहीं कर पा रही हूँ अभी। इट इज मोर देन फ्रस्ट्रेटिंग सीरियसली टू नो दिस plight that we all are undergoing। आलिया साहिबा, आपने दो बहुत ही तामीरी बातें की। एक आपने बात की इंस्टीट्यूशनल फेलियर की, साथ में आपने डिटरेंट की बात की। आपने अभी देखा कि मोटरवे असॉल्ट में जो प्राइम अक्यूज्ड है आबिद मलही, वो तब से फरार है, उसको अभी तक ना तो आप गिरफ्तार कर पाए हैं सही तरह, अगर आईडी भी कर लिया आपने तो वो एट लार्ज पिछले 3-4 हफ्तों से है। अब उसको सामने रखते हुए जी, आप प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आप सबसे बेहतर जानती हैं कि हमारे जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो भी बहुत कम हैं। ओवरऑल अगर आप क्राइम को देखेंगे तो कन्विक्शन रेट्स आपकी 11-12% हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में जहां इस तरह का असॉल्ट होता है तो सिर्फ 3% या कुछ सर्वेज के मुताबिक 4% है। कन्विक्शन रेट्स में इजाफा किस तरह किया जाए आलिया साहिबा? इसमें एविडेंस से ताल्लुक़ रखता है, तहकीक से ताल्लुक़ रखता है, इस्तिगासा से ताल्लुक़ रखता है, किस तरह देखती हैं?
असद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, आप अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी चले जाएंगे ना तो प्रोसिक्यूशन जो वहाँ की है, यूएस की बात कर लें, यूके की कर लें, कनाडा की कर लें, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, जहाँ पर सैलरी स्केल भी इतना बेहतर है उनका, वो इतना बेहतरीन केस बिल्ड करते हैं कि वो आसानी से उसको निकलने नहीं देते क्रिमिनल को, कन्विक्ट को। पाकिस्तान में, इवन हिंदुस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ी मिजरी है कि हमारा डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम डिफेंस के लॉयर को अच्छे पैसे देकर, अब बहुत अच्छे पैसे देकर हम खड़ा कर देते हैं और केस की वो धज्जियां बिखेर के रख देता है। प्रोसिक्यूशन का जो मेरा ख्याल है स्केल है हमारे यहाँ पर, हमारी माजरत के साथ लेकिन नालायक प्रोसिक्यूशन है, जिसकी वजह से बहुत ही कम कन्विक्शन रेट है। नेचुरली केस साबित करना जो है वो सरकार का काम है, और सरकार अगर गैर जिम्मेदार लोगों के जिम्मे ये लगाएगी तो कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि उसका, मैं एज अ डिफेंस लॉयर अपने बहुत सारे केसेस को देखूं तो मैं तो शायद बहुत ही इंट्रिकेट चीज को जो है वो उठाकर धज्जियां बखेर देती हूँ उसकी, क्योंकि मैंने एक केस देखना है, 2 देखने हैं, 10 देखने हैं। प्रोसिक्यूशन के पास 50-50 केस है एक एक बंदे के पास, और सैलरी स्केल भी इतना सा उनका रखा गया है। तो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को रिवाइज करने की, उसको रिन्यू करने की, नोवेल करने की शदीद ज़रूरत है। और अभी ऐसा टाइम है जब यहाँ पर पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल, मुझे लगता है कि एक पॉलिसी फॉर्म करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा डिविएट करें। अगर नहीं करेंगे तो लोग वही करेंगे जो कि कन्विक्ट्स के साथ किया जा रहा है कि अदालत के अंदर अदालती निज़ाम का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि कन्विक्ट को, किसी एक्यूज्ड को जो है वो गोली मार दी जाए कि नहीं जी ये तो जस्टिस डिले होगा। देखिए ये मेरा ख्याल है कि इसको हमको, मुझे एज अ लॉयर समझने की जरूरत है कि फिर तो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी लॉयर और अ जज। बिल्कुल ठीक, मेरे ख्याल से इस बात से कोई इनहराफ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आखिर में आलिया साहिबा, क्योंकि हमने अदालती निज़ाम को तो टच किया, अगर हम समाज की भी बात करें, आपने CCPO लाहौर का बयान देखा मोटरवे असॉल्ट के बाद, जिसमें सारा घूम फिर के उन्होंने कहा कि जी ये लोग फ्रांस के थे, फ्रांस में मुख्तलिफ तरह की ओरिएंटेशन होती है। तो एक तरह से इस सोच से भी शायद मुकाबला करो, किस तरह देखती हैं फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव? असद, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सोच तब्दील करने वाली बात है ना, इसको यहाँ पर थोड़ा अरसा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन माइंडेड लोगों का आगे आना चाहिए। जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत मेरा ख्याल है कि थोड़ा लिबरल व्यूज़ के साथ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम सारे बहुत ओवर जजमेंटल हो जाते हैं जब किसी पोजीशन में बैठे होते हैं, और पर्टिकुलरली रिगार्डिंग वुमेन। मैं तो रोज़ ये हरासमेंट के केसेस बहुत सारे अदारों में मैं ये सुनती हूँ कि सिर्फ ख़वातीन को हरास एज मैटर ऑफ राइट किया जाता है। अब ये आप पिछले 1.5-2 सालों से शायद देख रहे होंगे कि मी टू मूवमेंट या बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जिस ख़वातीन थोड़ी आगे आकर बात करी हैं, वरना हमने वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं या उनको पीठ पीछे फेंक करके चले, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और हम आगे चल पड़े कि हमने काम करना है और हमें काम करना चाहिए। तो सर ये असद चेंज करने के लिए इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। इट नीड्स कि हम एक दूसरे को ट्रेन करें। थोड़ी सी ये जिस तरह के लाइक CCPO का बयान था, तो मुझे लगता है कि हमारे अदारों के अंदर जो है वो थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत बहुत कमी है कि उनको चाहिए, उनको ट्रेन करें कि इस तरह के आप गैर जिम्मेदाराना बयान, इस तरह की सोच, यानी मेरा ख्याल है पब्लिक में आकर कहना क्या, लेकिन ये जनरल व्यू जो है वो शो करता है कि हमारे यहाँ सोच कैसे है। और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 80% लोगों की सोच ऐसे ही है। 80% वो जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अंदर है, जिनसे मेरा तो तकरीबन रोज का राब्ता है, रोज का वास्ता है। तो जाहिर है मुझे ये अंदाजा है कि वो परसेंटेज कोई 20% हो गए जो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। तो कैसे इसको तब्दील करना है, इसको तब्दील सबसे पहले एजुकेट करें, इनको, इनके व्यूज चेंज करें, और स्टेट थोड़ा सा एक्टिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल है कि अब कोई हमारे पास गलती की गुंजाइश है। इनफ इज इनफ। हमने बिल्कुल ठीक, रियासत पहल करे और दुरुस्त फरमाए, ये LEAs में अक्सरियत की सोच है। आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे फैटफ के मेजर्स के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर असर। रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि मुख्तलिफ रियासतों की दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत की नज़रसानी करती है। उन्होंने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाला, जिससे पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल्स पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ सकता है अगर ग्रे लिस्ट को मज़ीद अपग्रेड करके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे प्लेस कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कई इक़दामात लिए, चाहे वो कलादम तंजीमों को मज़ीद महदूद करना हो, चाहे उनके बैंकिंग चैनल्स पर पाबंदियाँ डालना हो, और चाहे कुछ क्रिमिनल कन्विक्शंस के हवाले से भी कुछ इक़दामात की बात हो। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान के जो 27 नुकात थे जिन पर अमल दरामद करनी थी फैटफ के हवाले से, उनमें मज़ीद डिले हो गया। लेकिन अब गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में फैटफ का जो प्लेनरी सेशन है उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए या उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मीशत के तमाम अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं SDPI के इंचार्ज हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हैं। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जनाब, जो बात की जा रही है कि 13 के लगभग टारगेट्स हमने शायद मिस कर दिए थे, लेकिन अब जो मज़ीद हमने इक़दामात लिए हैं उससे पाकिस्तान का जो अमल दरामद रहा है वो मुस्बत है। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसका जो फैटफ की प्लेनरी है वहाँ पे तो पाकिस्तान अपना केस प्लीड कर ही रहा होगा, और ग्रेजुअली अगर आप देखिए मुख्तलिफ प्लेनरीज के हवाले से तो पाकिस्तान जो है बदरजा उत्तम उसमें बेहतरी आती जा रही है। जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो ब्लैक लिस्ट में जाना होता है वो ममालिक जाते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे वो इनकार कर देते हैं फैटफ रुकन ममालिक को कि वो अपने लॉज में जो डेफिशिएंसीज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से उनमें किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, या वो कहते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते। और इस वक्त दो ही ममालिक हैं जो कि उस ब्लैक लिस्ट पे आते हैं, एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया है। बाकी जो ममालिक जो कि ग्रे लिस्ट पे होते हैं ये वो हैं जिनमें डेफिशिएंसीज होती हैं और उन डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने का कहा जाता है। तो जो अच्छी खबर है वो ये है कि ब्लैक लिस्ट में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को जाता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तमाम इक़दामात से साबित किया है कि पाकिस्तान डिनाई नहीं कर रहा कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अपने कवानीन को चेंज कर रहा है, पाकिस्तान अपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, जुरिस्डिक्शन को, जो उसमें प्रोसिक्यूशन है, उन तमाम चीज़ों में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। जो अगर हम अपने हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो वो शायद ये हो सकता है कि अभी हम ग्रे लिस्ट पे रहें, और उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक माली कवानीन का मामला नहीं है, ये एक जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ये एक आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म भी है। तो वो हो सकता है कि अभी वो जो फोर्सेस जो कि हमारी आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रही थी, जिनकी वजह से हम पहले ग्रे लिस्ट में शामिल हुए थे, वो मज़ीद कुछ मैनूवरिंग कर रही हों। और आप वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हम शायद अभी कुछ अर्सा मज़ीद ग्रे लिस्ट में रहें, लेकिन उसमें बैड केस सिनेरियो होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। और इसका जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम फ़ायदा देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत मेजर जो इसका एडवांटेज है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। पिछली कई दहाइयों से हम बातें तो कर रहे थे इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती है। अब ग्रेजुअली वो इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई है। जो एक ख़ास हद से ऊपर आप ट्रांजैक्शन करें तो आपको बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आप कैश पे नहीं कर सकते। ज्वेलर्स जिनके बारे में ये कहा जाता था कि कोई भी पाकिस्तान में आज़ादी थी कि आप जितना मर्जी एक बोरी भर के पैसे ज्वेलर के पास ले जाएं और वहाँ से सोना खरीद के ले आएँ, कहीं पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन या CNIC इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती थी। तो अब उनको भी इस के बारे में कहा जाने लगा और ग्रेजुअली अब रिकॉर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो वो जो ब्लैक मनी का नाजायज़ इस्तेमाल और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह थी, टेररिज्म फाइनेंसिंग, एक तो उसमें कमी आएगी। दूसरा जो टैक्सेशन, टैक्स बेस की जो हम बात करते चले आ रहे हैं, तो वो उसी वक्त बेहतर होगी जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी, डॉक्यूमेंट हो जाएगी। इसी पर डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा वक्त ज़रा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का आबिद सुलैरी साहब।
अपना कीमती वक्त हमें देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।